नमस्कार। स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। जिंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इसका मकसद आत्महत्या जैसे गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट पर वैश्विक स्तर पर ध्यान दिलाना है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में खुदकुशी के मामलों में सबसे ज्यादा संख्या 18 से 40 साल के लोगों की है और खुदकुशी के मामलों में इनका हिस्सा करीब 51% है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में खुदकुशी के मामलों में इंदौर में सबसे ज्यादा है। भोपाल तीसरे पायदान पर है। देश की बात करें तो साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। यहां पे साल 2022 में 15,386 लोगों ने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। क्या है इसके समाधान? इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से सुसाइड के इस आंकड़े को कम किया जा सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है और फिलहाल आपको बता दें कि रूही जैन मनोचिकित्सक है और डॉक्टर निमेश देसाई भी वरिष्ठ मनोचिकित्सक है। आप दोनों सीनियर डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर में एक और डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रूही जैन, आपके पास आते हुए, क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं मध्य प्रदेश में ये डराने वाले हैं। 18 से 40 साल के शख्स में जब आपको सिर्फ एकमात्र लक्ष्य होता है कि कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे नाम कमाना है, कैसे माता पिता का नाम रोशन करना है, उस समय आखिर ऐसा क्या हो गया है कि युवाओं को दिमाग में ये आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा रहे हैं? तो वैसे आत्महत्या का वजह सबके लिए अलग होती है। ये उम्र हाँ बहुत कॉमन है, ज्यादा इसी उम्र में होता है, पर उनकी वजह बहुत अलग अलग होती है। फाइनेंशियल, कभी कभी पैसों को लेके होता है, बहुत बार रिलेशनशिप्स को लेके इस एरिया में बहुत होता है, जो कि ऑफन टाइम्स हम मिस कर देते हैं। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सीरियसली नहीं लेते हैं, पर हार्ट ब्रेक और रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जिसके इंडिया में जो स्टडीज है वो प्रूव करती है कि वो एक बहुत मेजर रीजन है इस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली क्यों इतना ज्यादा आत्महत्या की रेशियो बढ़ा है। इसके रीजंस में अदर देन दिस ये होता है, उनके अंदर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, लोनलीनेस होती है। वो थोड़ा सोसाइटी से भी दूर हो जाते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं शायद यही आखिरी उपाय बचा है। उनका एम मौत नहीं होता है, दे डोंट रियली वांट टू डाई, बट उनका एम होता है कि वो सफरिंग कम हो जाए, वो जो उनको दर्द फील हो रहा है वो कम हो। इसका मेन रीजन वही होता है। जी, डॉक्टर निमेश देसाई, आपने तो, आपका करियर बहुत शानदार रहा है, लाखों करोड़ों ऐसे पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट किया होगा। आखिर हमारा युवा, जो हमारा भविष्य है, इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा है कि वो आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार सोच भी नहीं रहा है? दीपिका जी नमस्कार। आपने जो डॉक्टर रूबी को सवाल पूछा था उसी में उसका जवाब मिला हुआ है, और जो आप मुझसे पूछ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, जब सफल होना चाहते हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। वही जवाब छिपा हुआ है। जितनी कंपटीशन बढ़ रही है, जितना डेवलपमेंट का दबाव बढ़ रहा है, जिस त्वरित गति से समाज में बदलाव आ रहा है, उसका जो दबाव होता है दिमाग पर, दिलो दिमाग पर, वो कारण है। मैं डॉक्टर रूबी से एग्री करते हुए एक चीज और उसको आगे बढ़ाऊं। जी, सबसे बड़ी बात जो 50-100 साल से मुझे लगता है रिसर्च में साबित है कि आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है पहचानी नहीं गई डिप्रेशन की बीमारी। वो डिप्रेशन की बीमारी बायोलॉजिकल कारणों से, ब्रेन मैकेनिज्म से है, या सामाजिक मानसिक कारणों से, ये अलग विवाद है। लेकिन डिप्रेशन की बीमारी कम से कम 2/3 या 3/4 केसेस में आत्महत्या का कारण होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो सबसे बड़ी मुहिम अगर हमें चलानी है दीपिका जी, तो ये कि डिप्रेशन को हम जल्दी से पहचाने हर व्यक्ति में, समाज में, और उसका इलाज सही टाइम पे करवा सकें। हमने खुद रिसर्च की हुई है कि इफेक्टिव टाइमली मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट और अगर हेल्प मिल जाए तो सुसाइड बहुत सारे प्रिवेंट हो सकते हैं। दुनिया भर में भी रिसर्च है, इंडिया में भी ये रिसर्च है।
लेकिन साथ साथ जो डॉक्टर रवि ने बात कही वो बात भी अपने जगह बहुत मायने रखती है कि यंग एज में जो क्षणिक अस्थाई इंपल्सिव सुसाइडल बिहेवियर होता है, दिल टूट गया, रिश्ता नहीं रहा, या एग्जाम में फेल हो गए, घर में माँ बाप से कुछ कहासुनी हो गई परफॉर्मेंस पे और किसी मुंह पे, तो वो मोटे तौर पे हम जो हमारी किताबों में डिफरेंशिएट करते हैं डिप्रेशन का प्री मेडिटेटेड सुसाइड और दूसरा इंपल्सिव अटैक। और मैं डॉक्टर रूबी से भी एग्री करता हूं कि अक्सर उस इंसान को लाचारी, बेबसी और अपनी हेल्पलेसनेस उतनी गहन लगती है कि उसे लगता है कि और कोई अंत संभव ही नहीं है। मैं अक्सर कोई कोशिश करता हूं, और जैसे आपने कहा 25-30 साल से इबाद जैसे संस्थान में खासकर हम औसतन हफ्ते में 15 से 20 एक्टिवली सुसाइडल पेशेंट देखते थे, और मैं कोशिश करता था कि बतौर डायरेक्टर मेरा फर्ज है कि मैं उनको खुद देखूं। जी। मेरी जो सबसे बड़ी कोशिश रहती थी और अभी भी है प्रैक्टिस में इस कि जो भी सुसाइडल फीलिंग वाला या थॉट वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति के साथ बातचीत में मैं कहीं वो धागा पकड़ सकूं जिससे उसको उम्मीद दिला सकूं। जी। हो सकता है 95 चीजें ऐसी है जो होपलेस दिख रही हैं, और बदनसीबी की बात यह है कि अभी तक विज्ञान में ज्यादा फोकस किया जाता था ना उम्मीदगी को मेजर करने में, होपलेसनेस कितनी है। मैं 20 साल से कोशिश कर रहा हूं, 25 साल से मैं होप को टैप करूं। मुझे उस जो तकलीफ में व्यक्ति है उसकी होपलेसनेस मेजर करके उतना फायदा नहीं मिलता है, मैं वो धागा ढूंढ रहा हूं कि उसकी उम्मीद जगा सकूं, और वो मिल जाता है। फॉर्चुनेटली वो संभव है। जी, रियली अप्रिशिएट योर वर्क सर। जिस तरीके से आप पिछले 20 सालों से काम कर रहे हो वो इट्स रियली कमेंडेबल। अभी हमारे साथ डॉक्टर राकेश लाल भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी डॉक्टर रूही के साथ साथ यहाँ पर डॉक्टर निमेश ने बताया कि आखिर क्यों युवा ये खौफनाक कदम उठा रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है सर, क्यों हमारे युवा इतना कमजोर हो रहे हैं, क्या वजह है, उपाय क्या है सर इसका? ये मुझसे पूछा है? जी जी। अच्छा, देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। और सुसाइड एक तो होता है कि जो इम्पल्सिव होता है, एक होता है कि वो काफ़ी सारे वार्निंग्स पहले हमें पता लग जाते हैं कि हमें उस स्टेज पे रोकना है। पहले तो शुरू करता है कि कहने के लिए कि अंधकार है आगे, देयर इज नो फ्यूचर इन लाइफ। एंड फिर वो कहता है कि यार ये जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट स्टेज विल बी कि मैं मरना चाहता हूँ। एक तो है कि जिंदगी जीने का फायदा नहीं है, एक मैं मरना चाहता हूँ। फिर वो प्लान करता है कि मैं ये काम करके मरूंगा, मैं कुछ खा लूंगा या मैं गोली चला लूंगा, वॉट एवर ही मेक सम प्लान। एंड देन ऑफ कोर्स द उससे जो सीरियस होता है वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है। हमने देखा है कि करीब 20:1 रेशियो है कि एक सुसाइड, सक्सेसफुल सुसाइड के लिए करीब 20 ज्यादा मात्रा में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही ज्यादा वार्निंग साइन है। ये मत सोचिए कि उसने एक बार अटेम्प्ट किया और वो नहीं जी सका, मरा नहीं तो वो दोबारा नहीं करेगा। दिस इज अ वार्निंग साइन। एंड दूसरी बात तो ये है कि जो मैंने कहा कि सुसाइड इज वार्निंग्स बहुत सारे हमें मिलते हैं। एंड कई बार होता है कि इम्पल्सिव भी होता है कि एकदम विदाउट थिंकिंग ऐसी कोई इतनी दर्दनाक घटना होती है उसके साथ में कि विदाउट थिंकिंग ही जस्ट गोज एंड कमिट सुसाइड। पर उसकी मात्रा कम है, जो प्लान्ड होता है, जो वार्निंग होता है वो ज़्यादा है। और मैक्सिमम होता है ये यंगर एज ग्रुप में, 18 से 30 के यंगर एज ग्रुप में, और करीब 75% मेल्स में होता है और 25% फीमेल्स में होता है। जबकि ये आंकड़ा पता नहीं ठीक है या नहीं, बिकॉज कई जो फीमेल सुसाइड हैं वो रिपोर्टेड नहीं होते। कई जो अगर आदमी का सुसाइड किया हो वो ज़्यादा वो उसको रिपोर्ट करते हैं, ज़्यादा पुलिस में करते हैं, बिकॉज वो आदमी जो है वो कमाने वाला है, सो ही डिस्टर्ब्स द होल फैमिली। जो लेडीज होती हैं कि ये ट्रू है या नहीं ट्रू है, बट देयर इज अ सस्पिशन कि इतना ज़्यादा वो रिपोर्ट नहीं होता है। जी। और हाँ जी, और इसके कई सारे हमें कारण, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कई सारे कारण होते हैं कि फैमिली के कारण और लव अफेयर के कारण, और बीमारी तो बहुत ज़्यादा है कि ऐसी लंबी बीमारी हो
जो वो चलना फिरना बंद कर दे, या और वो देख रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। आई मीन मोस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल इज कैंसर, कि वो कई सारे इलाज कर रहा है, कई सारे पैसे खर्च रहा है, बट ही सीज कि इसका कंप्लीट रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। सो जी दिस इज वन रीजन फॉर सुसाइड। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम के फेलियर, और कई लोग जो नशा करते हैं, नशे के धुत में आके भी वो सुसाइड कर सकते हैं। जी सो दीज आर व्हाट आई एम गोइंग ऑन रिपीटिंग वार्निंग साइंस। जी थोड़ा हमें ध्यान रखना है, हर एक बिल्कुल। मरीज को पूछना है। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट सर आपने यहाँ पे रखे हैं। डॉक्टर रूही जैन, चिंता की बात ये है कि हम लोग जो है इन बातों को खुलकर रख भी नहीं पाते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर राकेश ने कहा है कि जब 10th-12th का स्टूडेंट फेल हो जाता है, जब आप रिलेशनशिप में टूट जाते हैं, या फिर एग्जाम कोई क्वालिफाई नहीं कर पाते, प्रेस्टिजियस एग्जाम्स या फिर कुछ भी होता है, तो वो अपनी समस्या को पेरेंट्स के सामने रख भी नहीं पाते हैं और वो सोचते हैं कि बस अब मेरे पास एक ही रास्ता है, सुसाइड का। कई बार इंसान के पास ना ही वो आसपास एनवायरनमेंट होता है जिसमें कभी कभी एक्सप्रेस कर पाए। सबका हमें एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास वो लोग हों जो शायद हमारी बात सुने और समझें, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, शायद उनकी बात एक्सप्रेस हो जाती है तो शायद वो कई हद तक बच जाते हैं। उनका वो शायद उतने मुकाम पे नहीं आएंगे कि उनको ऐसा लगे कि ऐसा कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। बट ऐसे में सोचना कि वो कैसे एक्सप्रेस करे, इसके लिए ना कॉन्वर्सेशन हमें शुरू करनी पड़ती है कि क्या तुम ठीक हो। अगर हमें पता है कि उनके साथ कुछ हुआ है, उनकी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी कठिन कोई भी परेशानी आती है, चाहे वो एग्जाम का फेलियर हो या फिर वो रिलेशनशिप को लेकर हो या फाइनेंशियली हो, इन सब स्टेजेस पे सिर्फ एक बात करने से, सिर्फ पूछने से कि आप कैसे हैं, बिल्कुल ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत है, मैं हमेशा हूँ बात करने के लिए, और उन्हें ये महसूस कराना कि अभी भी होप है, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी डॉक्टर ने मेंशन किया था, डॉक्टर निमेश ने, जी दैट हमें प्रोसेस करना है कि होपलेसनेस पे फोकस करने की जगह होप पे, कि अभी भी जिंदगी में वो चीजें हैं जिससे हम अभी आगे बढ़ सकते हैं, अभी भी कुछ चीजें हैं जो कि शायद खत्म नहीं हुई हैं, होप है आगे लाइफ में। जी बिल्कुल। डॉक्टर निमेश देसाई, आपके तो बहुत ही शानदार करियर रहा है, आपके अनुभव के हिसाब से, क्योंकि आपने तो एक कंक्लूजन निकाला भी है कि हमें होप पर फोकस करना चाहिए। आज के युवाओं को आप होप के तहत क्या 3 बड़ी बातें कहना चाहेंगे? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा दीपिका जी। सबसे पहले रूही से माफी चाहता हूँ। मैं डॉक्टर रूबी कहता रहा, रूही माफी चाहता हूँ। लेकिन जैसे रूही ने, हमने दोनों कही, मेरे दोस्त डॉक्टर राकेश ने कही, एक प्रिवेंटेबल कॉज है। जैसे आज आप 10 सितंबर को ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मृत्यु के आंकड़ों में सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज सुसाइड का है और सुसाइड बिहेवियर का है। एक मैं भूल जाऊं उससे पहले, तो आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगा, पिछले 20-30 सालों में, खासकर 21वीं सदी में, मीडिया की मदद से, कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की मदद से एक बदलाव आया है जिसको हम एक बार और उजागर करें। जी पहले रिपोर्ट होता था कि उसने खुदकुशी कर ली, किसी ने खुदकुशी कर ली, ही कमिटेड सुसाइड। अब वो कानूनी रूप से गलत है। जैसे आप जानती हैं, बिल्कुल। हमें, आपको और हमें शब्द प्रयोग करना है और उसके मुताबिक विचार बदलने हैं कि उसके जीवन का अंत हुआ खुदकुशी के माध्यम से। बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हम जो तीनों कह रहे हैं साथी, वो व्यक्ति कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा, वो शायद ऐसा नहीं चाह रहा है, उसकी बेबसी है, उसकी लाचारी है, उसकी लाचारी को हमें समझना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए अगर मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, मैं पब्लिक लेक्चर्स में अक्सर यूज करता हूं। दीपिका जी, मेरे पास एक बहुत अच्छी स्लाइड है। एक बागान में 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, एक दूसरे से पूछ रही है कि यार तुम्हें इतनी उदासी क्यों लग रही है, तुम्हारे डिप्रेशन क्या कर रहा है, दुनिया तो इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ है आपके, हमारे पास, व्हाई आर यू डिप्रेस्ड, तुम्हें क्यों उदासी है? तो वो दूसरी महिला घूम के कहती है, अरे भाई, तुम्हें अस्थमा के कारण इतनी सांस क्यों रुक रुक के आ रही है, हवा की तो कमी नहीं है। तो हवा की कमी ना होने के बावजूद अस्थमा के मरीज को अपनी बीमारी के कारण सांस लेने में मुश्किल होती है। उसी प्रकार जो डिप्रेशन का मरीज है, उसे चाहे जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, हमें लगे कि सबको तो बढ़िया है, क्यों दुखी हो रहे हो तुम, उसे अपनी ब्रेन में जो मैकेनिज्म्स हैं उसके कारण लाचारी, बेबसी लगती है। तो जैसे हम तीनों कह रहे हैं, और मैंने पहले कहा, हमें वो उम्मीद ढूंढनी है, उम्मीद जगानी है। और जैसे मैंने कहा, ये संभव है, बिल्कुल, ये संभव है। और क्योंकि बहुत अहम टिप्स यहाँ पे डॉक्टर निमेश दे रहे हैं,
जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश लाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम में ये फिलहाल सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर राकेश लाल, आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं वार्निंग सिचुएशन रहता है और एक रिपोर्ट्स भी कहती है कि 72 घंटे पहले जो शख्स आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोच रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है अपने आसपास के लोगों को। वो क्या इंडिकेशन होता है? वही मैंने जिक्र किया है कि वो कहता है कि लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग और मैं मर जाऊं तो अच्छा है। मैं ऐसे दिन फिर ज्यादा सीरियस हो जाता है अगर वो प्लान करता है मैं ये करता हूँ, और फिर वो थोड़ा सा विद्रॉन हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। एंड ये सब हमें पहचानना है। एंड जैसे रूही ने एंड डॉक्टर निमेश ने कहा, टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसको अंधकार दिखता है, वी हैव टू शो हिम लाइट कि इट इज नॉट सो बैड। इट इज बैड, यस, हमें मानना है कि तुम गलत नहीं सोच रहे हो, इट इज बैड, पर इतना बुरा नहीं है कि जो सुसाइड करने से सब उसका समाधान हो जाएगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वन इज गिविंग होप, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। मतलब देखिए, हर जगह डॉक्टर तो घूमता नहीं है, पर फैमिली है, फैमिली से भी अगर कोई बात कर सके, ये ऐसे वो अपने आप वो विद्रॉ करेगा। वी हैव टू रीच आउट टू हिम। जब उसका मन होता है कि मेरे को मरना है, मेरा वो करना है, ही विल विथड्रॉ, ही विल नॉट टॉक टू एनीबडी। हमें उसके पास जाना है, हमें रीच आउट करना है कि तेरे को क्या सता रही है, हाउ कैन वी हेल्प यू, नॉट कि वी विल हेल्प यू लाइक दिस, हाउ कैन वी हेल्प यू। दैट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी हैव टू गिव। ही शुड फील दैट हेल्प इज अवेलेबल अगर उसको जरूरत है। जी बिल्कुल। तो परिवार को भी समझना है और होप यहाँ पे बहुत ही एक मंत्र जीवन का दिया है यहाँ पे डॉक्टर निमेश के द्वारा। फिलहाल आप तीनों का, रूही जैन और डॉक्टर राकेश लाल और साथ साथ डॉक्टर निमेश देसाई, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए और अहम सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।